हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग पिछले वाले क्लास में हेलोएरीन के बारे में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और आज उसी चैप्टर का एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण कंपाउंड जिसे आप कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन का निर्माण पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, या कह सकते हैं हेलोएरीन के रासायनिक गुण, जिसमें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप कह सकते हैं कि रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन और उसके अंतर्गत आएगा किस प्रकार के रिएक्शन पाए जाते हैं। हेलोएरीन में दो प्रकार के रिएक्शन है, दोनों महत्वपूर्ण है। वो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों को खूब अच्छे समझेंगे। देखते हैं ये सेशन कहाँ तक चल सकता है, जहाँ तक भी चलेगा पहुँचाया जाएगा, वहाँ तक कुछ बचता है तो उसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर वही एक बार गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से सबसे पहले मिल जाए। और इस चैनल पर यदि आप पहले से ही देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करिए ताकि हम अपनी क्लास को आगे शुरू कर सकें। हालांकि रोकेंगे नहीं क्लास को, यदि आप लाइक शेयर नहीं करते हैं रोकेंगे नहीं क्लास को, क्लास चलता रहेगा। फिर भी जो हमको कहना था हमने कह दिया। अब ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए अब देखते हैं, जैसे हमने कहा कि एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ऐसे, ये है आपका बेंजीन, ये है Cl, हो गए क्लोरोबेंजीन। और इसी का हमें निर्माण करना है। क्योंकि इस चैप्टर का महत्वपूर्ण कंपाउंड है इसलिए इसको हम निर्मित जरूर करेंगे। देखिए कैसे, ये क्लोरोबेंजीन है तो चूँकि क्लोरीन जो है वो बेंजीन में लगा हुआ है तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको हम बेंजीन से ही प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें होगा क्या, देखिए इसे प्राप्त करने के लिए हम लेते हैं यहाँ पर बेंजीन, ये है आपका बेंजीन, और बेंजीन पर हम क्रिया कराते हैं क्लोरीन की। ध्यान रहे क्लोरीन से क्रिया कराने का मतलब क्लोरीनीकरण कराने जा रहे हैं। और ये क्लोरीनीकरण जो होगा ये करके यहाँ का एक हाइड्रोजन विस्थापित करेगा और विस्थापित हुए हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन जाकर के ऐड हो जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। लेकिन एक बात और, इसमें कुछ प्रेजेंटेशन होता है। ये प्रेजेंटेशन जो होगा वो आयरन का होगा। आयरन बाई I2 कर सकते हैं, आयोडीन। आयरन और आयोडीन की उपस्थिति में क्लोरीन की क्रिया करवा रहे हैं बेंजीन के साथ, तो ये मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। यानी कि हो गया ये आपका बेंजीन, यहाँ से हाइड्रोजन जब गायब हुआ तो उसके स्थान पर जुड़ गया क्लोरीन, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये पहला तरीका है क्लोरोबेंजीन बनाने का। और भी तरीका है, तरीके बहुत हैं, लेकिन हम ज़्यादा तरीकों का चर्चा न करते हुए दो तीन तरीके बताएंगे जो कुछ मोस्ट हैं। बस हैं तो बहुत तरीके, आप बनाते रहेंगे पूरा वाइट बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा उन तरीकों को बताने का। चलिए एक तरीका ये हो गया। एक तरीका तो ये है आप फिनाल से बना लीजिए। फिनाल भी काफ़ी चर्चित कंपाउंड है। OH हो गया, और OH हो गया, इस पर क्रिया करा लीजिए PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जैसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्रिया कराते हैं तो ये जो PCl5 होता है ये दो भागों में टूटता है। आपको शुरू में हमने बताया था PCl3 और Cl2 में। देखिए दो भागों में टूट जाता है। ये दो भागों में जब टूटेगा ये तो वही जाकर के रिएक्शन करेगा और बनाएगा ये क्या, एक Cl2 टूटा है। जब Cl2 टूटा ये जाकर के बना देगा क्या, Cl। अभी एक कह सकते हैं कि यहाँ से Cl क्रिया किया, अभी एक Cl बचा हुआ है। फिलहाल हम उसको बहुत डिटेल नहीं करेंगे, इतना डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना डिटेल करेंगे तो रिएक्शन की बिल्कुल ABCD हो जाएगी, ये तो छोटे बच्चों वाली क्लास हो जाएगी। तो बस ऐसा ही समझिए कि फिनाल का जो OH है वो हट जाएगा और OH के हटने पर जुड़ेगा Cl, और यहाँ पर हम कह सकते हैं POCl3,
फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड के बाद क्या बचता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे एक Cl ये हो गया, POCl3 3 1 4 हो गया, बचेगा यहाँ पर HCl। चलिए हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको मतलब है किससे, क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन जा करके ये तैयार होगा। दो तरीके हो गए, एक तरीका और कोई लेते हैं। एक तरीका का मतलब हो गया कि एक नेमन रिएक्शन लेते हैं, जैसे सेंडेमायर विधि से भी कर सकते हैं। और सेंडेमायर विधि है क्या, वो लिख करके आपको समझाते हैं। ये दोनों पहले देख लीजिए, एक है बेंजीन से और दूसरा है फिनाल से क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। और हम अगला कर लेते हैं सेंडेमायर करें, या एक गाटरमान कोक अपक्रिया है, गाटरमान से भी कर सकते हैं, या और भी तरीके में। तरीके बहुत हमने कहा शुरू में कि तरीके इतना अधिक हैं कि आप पूरा लिखेंगे, पूरा व्हाइट बोर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका रिएक्शन कम नहीं हो सकता है, बढ़ता ही जाएगा। चलिए गाटरमान रिएक्शन करा देते हैं। ये छोटा सा रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ये लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ से बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट या डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब हम इसे अपक्रिया करवाते हैं। अपक्रिया करवाएंगे हम इसे कापर, या इसको रिएक्शन के ऊपर ही रखेंगे तब भी चल जाएगा, कापर बाई HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। गर्म करेंगे, ध्यान देना, तब ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। और जब नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी तो बनेगा ये क्लोरोबेंजीन प्लस बन जाएगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो होता उड़ जाता है, प्लस HCl है ही हो, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना था, ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। इस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया भी कहते हैं। इस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया भी कहा जाता है। अब रही बात थोड़े से इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, तो पहले तो हम इसकी विलेयता चेक कर लेते हैं। यह पानी में अविलेय होता है, यानी यह मतलब कि इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में इसकी घुलनशीलता कम होती है, लेकिन यदि बात किया जाए जैसे C2H5OH, मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल, और बात करें और भी कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, उसमें भी ये जो होता है ये घुल जाता है, लेकिन पानी में इसकी घुलनशीलता बिल्कुल कम होती है। और इसके साथ साथ एक बात और है, ये पानी से भारी भी होता है। जो क्लोरोबेंजीन होता है ये पानी से हैवी होता है, यानी कह सकते हैं हैवी फ्रॉम वाटर, H2O। पानी से भारी होता है। और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, जैसे इसमें एक विशेष गंध होती है। क्लोरोबेंजीन में एक विशेष प्रकार की गंध भी होती है, और गंध होने के साथ साथ और भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टियां हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में कहें तो यह वाष्पशील द्रव है, वेपरस लिक्विड। इतनी बात है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में अघुलनशील होता है। C2H5OH या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो उसमें ये घुल जाता है। हैवी फ्रॉम वाटर, जल से ये भारी होता है। भारी होने का मतलब इसका घनत्व तो अधिक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि यह एक वाष्पशील द्रव होता है। इतनी सारी बातें जो होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। बहुत आसान सा रहा, आप इनको बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। आगे की जो
कह सकते हैं क्रियाएं हैं वो थोड़ी सी जटिल हैं, क्योंकि हम ले चलना चाहते हैं आपको इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर, और बेसिकली केवल इसी की नहीं, क्लोरोबेंजीन की ही नहीं, जितने हैलोएरीन होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक कॉमन सा हैलोएरीन लेकर के, कॉमन सा मतलब हम क्लोरोबेंजीन को ही ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन एक कॉमन सा हैलोएरीन है। चलिए हम देखते हैं हैलोएरीन और हैलोएल्केन दोनों में जो रिएक्शन होता है, एक कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव हम उसमें रिएक्शन दिखाएंगे, कैसे उसमें होता था कैसे इसमें होता है, क्या उसमें परिवर्तन है क्या इसमें परिवर्तन है, उस चीज़ को समझेंगे। उसके लिए हम नई जो है टॉपिक लेते हैं केमिकल रिएक्शन, या कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों बात एक ही है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन। देखिए हैलोएरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसको हम केवल और केवल दो वर्गों में बांट देते हैं। एक प्रॉपर्टी को हम बांट सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और दूसरी प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक होगा। और दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के रिएक्शन है, एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक होगा, नाभिक नहीं होगा। दूसरा भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब हमें यही समझना है कि क्या ये दोनों रिएक्शन एरोमेटिक हैलाइड में या हैलोएरीन में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, क्या ये दोनों रिएक्शन हैलोएल्केन में पाया गया था कि नहीं पाया गया था। क्योंकि आपने हैलोएल्केन तो पहले ही पढ़ लिया, और जब हैलोएल्केन आपने पहले पढ़ लिया तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पाया गया था वो न्यूक्लियोफिलिक पाया गया था। और यहाँ पर बताते चलें, अभी हम डिस्क्राइब करेंगे उस बात को लेकर के कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी मिलता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक ना होकर के क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। आज हमें यही समझना है, केवल एक ही टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो टॉपिक होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक की, कि एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होता है बहुत ही अच्छे से होता है। इसको आपने देखा भी होगा, SN1 SN2 दो प्रकार के रिएक्शन होते थे और बहुत अच्छे से एल्किल हैलाइड में ये संपन्न हो जाते थे। लेकिन अब जब बात आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, एरोमेटिक हैलाइड की या हैलोएरीन से आप देख ही रहे हैं, इसमें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक का आसानी से नहीं हो पाता है। चलिए हम दोनों को साथ में लेकर चलते हैं और बताते हैं क्यों ऐसा होता है और क्यों नहीं होता है। चलिए इसे हटा देते हैं, यह भी इसी टॉपिक का मुख्य अंग है, लेकिन इसे बाद में, पहले इसे हम पढ़ लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और भी न्यूक्लियोफिलिक का, जैसे देखिए यहाँ पर जब कोई एल्किल हैलाइड था, जैसे कार्बन की ये चारों वैलेंसियाँ हैं, HH और यहाँ पर क्या होता था X, और ये गिव्स आउट कोई न्यूक्लियोफाइल होता था, कोई न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन समूह जो जुड़ा हुआ होता था ये गायब हो जाता था, और गायब होकर के ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एडजस्ट हो जाता था, कुछ इस प्रकार से बन जाता था HH और यहाँ पर हो जाता था कोई न्यूक्लियोफाइल। फिलहाल ये बहुत सिंपल सा है, ऐसा होता नहीं था, मतलब वो उसमें इन्वर्जन होता था, वाल्डन इन्वर्जन होता था। अगर लिखना चाहें तो उसको हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे शुरुआत में हमने कराया था
ये केवल मात्र आपको समझने के लिए है। यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और हम इसको डायरेक्ट दिखाते हैं। जब किसी न्यूक्लियोफाइल से इस पर अटैक करवाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ जाता है और ये एक्स जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है, और हटने की क्रिया ही प्रतिस्थापन कहलाती है। और प्रतिस्थापन चूँकि न्यूक्लियोफाइल के जरिए होता है इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड में यानी RX में होता था। क्योंकि ये तो बात है प्राइमरी की, तो प्राइमरी में यहाँ ध्यान देंगे SN2 रिएक्शन हुआ था, SN2 रिएक्शन हुआ था। यहाँ पर बैक से जाकर के कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था और वो भी 2 स्टेप नहीं 1 स्टेप प्रोसेस हुआ था, इसको भी बता देते हैं। लेकिन ये था कि बिल्कुल सिंपली हम इसको इसी प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा इसमें होता था। और भी अगर डिटेल करना चाहें तो चलिए इसको डिटेल भी कर देते हैं। ऐसे ही कुछ इस प्रकार से बात वही होगी जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन है, यही सारी चीज़ें ऐसे था। ये X था, H था, H था, H था, चारों बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पर है आपका ये न्यूक्लियोफाइल, ऐसे ही जैसे हमने पिछले वाले रिएक्शन में किया था। यहाँ पर देख रहे हैं ये प्राइमरी है। प्राइमरी क्या करें, ये मेथिल है। प्राइमरी तो होता जब हम कम से कम एक एल्किल ग्रुप जोड़े होते तब उसको हम प्राइमरी बोलते। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये होगा क्या, ये कि जो न्यूक्लियोफाइल है इसको अटैक करना है कार्बन पर, और कार्बन पर अटैक कब करेगा, जब उसके पास पॉजिटिव नेचर आएगा। जब तक पॉजिटिव नेचर आएगा नहीं तब तक इसका अटैकेशन माना नहीं जाएगा। तो जब ये अटैक करेगा तो उससे पहले होना क्या चाहिए कि कार्बन पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए। अब देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये डायरेक्ट यहाँ तो अटैक करेगा नहीं कि चलो डायरेक्ट इसी को हटा दें, हाइड्रोजन को हटा दें और तुरंत जा करके वहाँ पर जुड़ जाए, ऐसा संभव तो है नहीं। ये क्या करेगा, ये बैक से जा करके अटैक करेगा कुछ ऐसे। जब बैक से जा करके यहाँ अटैक करेगा, जैसे ही इस पर अटैक करेगा तुरंत ये जो X आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बताया भी गया आपको, ऐसे यहाँ से जा करके ये जब बैक अटैक करता है तो देखे होंगे एक स्टेप तैयार हुआ था कुछ इस प्रकार से। ये हम फाइनली कंपाउंड लिख देते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है EH। ये वाल्डन इन्वर्जन हुआ था, इसके बीच की एक घटना कुछ ऐसे हुई थी, उस पर भी आपका ध्यान ले चलें। कुछ इस प्रकार से हुआ था, ये धीरे से निकलना चाहता है और ये धीरे से जुड़ना चाहता है। ये सारी चीज़ें आप चूँकि पहले पढ़ चुके हैं इसलिए उस पर हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जैसे जैसे ये क्लोरीन छूटेगा वैसे वैसे ये न्यूक्लियोफाइल मजबूती से इसके साथ जुड़ेगा। चलिए ये तो बात हो गई एल्किल हैलाइड की। और यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ था वो SN2 रिएक्शन हुआ था, इससे परिचित हो गए। एक बार हमें बताना जरूरी था कि इस प्रकार से इसमें रिएक्शन हुआ था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए थे, 3 एल्काइल ग्रुप कुछ इस प्रकार से X जुड़ा था, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया था, तो न्यूक्लियोफाइल का काम भी वही होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल इस X को गायब कर दे, और जब इस X को गायब कर देगा उसी के स्थान पर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसको आप खूब बेहतर पढ़े हुए हैं, और ये भी पढ़े हुए हैं कि ये SN1 टाइप रिएक्शन भी देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसके 2 पदों में अभिक्रिया पूरी होती है, एक स्लो रिएक्शन होता है, एक फास्ट होता है। पहले देखिए ये, अब ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा तो है नहीं जाकर के डायरेक्ट अटैक कर दे किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, ऐसा भी नहीं संभव है। अब करेगा क्या, ये सब जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कार्य करते हैं। अच्छा, साथ साथ ये भी देखिए कि न्यूक्लियोफाइल के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो डायरेक्ट चला जाए, ये कहीं से भी अटैक कर दे, ऐसा संभव है नहीं। पहले स्लो रिएक्शन होगा। स्लो रिएक्शन में क्या होगा, ये स्लो हो करके ये टूट जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये जब टूट जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव नेचर, और जैसे ही ये पॉजिटिव नेचर आएगा हम स्लोली आप समझेंगे केवल बस, क्योंकि अब उसको लिखेंगे नहीं, हम बार बार कई बार लिख चुके हैं। ये स्लोली क्या करेगा, टूटेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये R और ये R, ये बनाएगा क्या,
कार्बोकैटायन बनाएगा, और जब कार्बोकैटायन बना देगा तो अगले स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा, और अटैक करके ये आर आर और आर और जा करके ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला स्टेप थोड़ा स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है, जा करके ये फाइनल कंपाउंड देता है जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसे आप SN1 भी कहते थे। चलिए यहाँ तक बातें हो गई, और इसमें क्या क्या बातें हमको मिली। पहली बात ये कि यहाँ पर है आपका क्या sp3 संकरण, यहाँ पर भी क्या है ये sp3 संकरण। इसे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है, ये बिल्कुल स्वयं जान जाएंगे कि क्यों ऐसा किसी हैलो एरीन में नहीं होता है। जैसे देखिए ये हैलो एरीन दिया गया, दिखाई दे रहा आपको बिल्कुल सही, यहाँ पर हैलो एरीन दिया गया, और ये ऐसे कुछ इस प्रकार से ये हैलो एरीन है। अब यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या कराना है, अटैक कराना है। अब ध्यान दीजिए, अब कंपेरिजन करिए, इससे कंपेरिजन करिए, फिर इससे कंपेरिजन करिए। यहाँ पर क्या होता था, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था जाकर के जब उसको खाली जगह मिलता था। कहाँ पर भाई, इसी कार्बन के पास उसको पहुँचना है न्यूक्लियोफाइल को। जब तक ये जगह नहीं पाएगा तब तक यह न्यूक्लियोफाइल जुड़ नहीं पाएगा। और जगह पाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता ये है कि रिमूव हो जाए एक्स जो है ये किसी तरह से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। और या तो दूसरा प्रोसेस ये है कि रिमूव करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल कहीं से अटैच हो जाए, और उसके अटैच होने से रिमूव हो, यानी कि रिमूविंग कह सकते हैं, रिमूविंग एक्स बाई एनी न्यूक्लियोफाइल। ऐसे समझने के लिए समझेंगे ध्यान से कि या तो ये न्यूक्लियोफाइल को देखते ही गायब हो जाए, ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोफाइल को देखते ही गायब हो जाए। अच्छा, जैसे गायब होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर लेगा। पहली प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया क्या है कि रिमूविंग एक्स, मतलब हाइड्रोजन गायब हो कब, जब न्यूक्लियोफाइल कहीं से मौका पा करके उस कार्बन के पास पहुंच जाए। यदि मौका पा करके उस कार्बन के पास पहुंच जाता है तो धीरे से वो हैलाइड समूह जो होता है वो निकल जाता है। आप यहाँ ध्यान समझेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल तत्काल मौका तो नहीं पाता है। तत्काल जब मौका नहीं पाता है तो ऐसी दशाओं में ये जो अपक्रिया होती है ये तो फास्ट ही अपक्रिया होगी। अच्छा, मौका पाने का हमारा मतलब ये है कि जहाँ पर तत्काल जाकर के अटैक कर दे, तत्काल अटैक कर दे, उसे कहते हैं तुरंत मौका मिल जाए। और इसमें देखिए इस वाले में 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये था SN1 प्रोसेस। यहाँ पर 2 स्टेप प्रोसेस हुआ था, 2 पदों में अपक्रिया पूरी हुई थी, एक स्लो एक फास्ट। यहाँ पर तो एक ही पद में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर तुरंत मौका उसको मिल जाता है कि एक्स तो हटेगा नहीं। और क्यों हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, हटेगा इसलिए नहीं हटेगा कि क्योंकि अभी किसी न्यूक्लियोफाइल के संपर्क में नहीं है, बिल्कुल शांत रहेगी अपक्रिया। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये देख रहे हैं यहाँ तो अटैक नहीं करेगा, वो जा कर के पीछे से अटैक करता है। क्योंकि जो ये हाइड्रोजन है ये बिल्कुल छोटे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, मतलब सीधे कहें तो इनकी कोई क्षमता नहीं है कि जो न्यूक्लियोफाइल को झेल सकें, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ये रोक सके, ऐसा किसी हाइड्रोजन में दम नहीं है। ये तीनों में कोई दम नहीं है। लेकिन हाँ, एक्स के पास वो दम है, एक्स हटता नहीं है। तो करता क्या ये न्यूक्लियोफाइल जा करके पीछे से अटैक करता है। जैसे पीछे से अटैक करता है तुरंत, मतलब ऐसे समझिए कि भूकंप आ जाता है। भूकंप आने से देख रहे हैं ये तीनों इतने 90 डिग्री पर हमको दिखाई रहे हैं। ये जा करके बेचारे कोई उधर कोई उधर कोई उधर,
ये दो ऊपर एक नीचे, एक बिल्कुल समझ लीजिए कि एक कह सकते हैं बिजूका की तरह हो जाते हैं ये। और ये जो Cl होता है ये क्या करता है, ये भी अपने आप को वीक महसूस करने लगता है। वीक महसूस करके देख रहे ना, ये वीक बांड लग गया, ये वीक बांड लग गया और ये भी वीकली ही अटैच होता है, कहने को केवल वीकली है। अब इसका प्रभाव इस कार्बन पर हो जाता है और धीरे से ये जो होता है हाइलाइट गायब होता है, तुरंत न्यूक्लियोफाइल क्या होता, अटैच हो जाता है और अटैच हो करके या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू दे देता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड दे देता है। तो ये बात होती है क्या, ये बात होती है दूसरे वाले हिसाब से, रिमूविंग एक्स का रिमूविंग होता है बाय एनी न्यूक्लियोफाइल, किसी न्यूक्लियोफाइल के कारण वो रिमूव हो जाता है, उसके जुड़ने से रिमूव होता है और वो जो है कनेक्ट हो जाता है मजबूती के साथ। चलिए ये हो गई बात। फिर इसमें देख लेंगे, इसमें क्या है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इसके पास बढ़ जाती है। तो होता क्या, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन कार्बन की अपेक्षा जो हैलोजन है इसकी नेगेटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, खींचेगा, और जैसे ये खींचेगा इस कार्बन के ऊपर आएगा चार्ज कैसा, पॉजिटिव। यहाँ देखिए हमने लिख दिया था पहले वाले स्टेप में, बहुत स्लोली ये एक्स को रिमूव कर देता है और ये बना लेता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन तैयार हो गया, और जैसे कार्बोकैटायन तैयार हो गया वो न्यूक्लियोफाइल देखता रहता है, तुरंत आकर के आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये फास्टली न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और जा करके कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड दे देता है। इस प्रकार से ये SN1 अपक्रिया के आधार पर कंप्लीट हो जाता है, इसका हर स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आई, अब हम इसी बात को इसमें अप्लाई करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को किसी बेंजीन से हम अटैच करने जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ जाए और ये हैलोजन रिमूव हो जाए, मतलब गिफ्ट आउट करें, कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बन जाए, यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाए, तब हम इसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब इसे हम ऊपर लिखेंगे, इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। जितनी बात हमने इसमें बताया वही बात यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, क्या इन सभी बातों का फॉलो इसमें होता है। यदि इसमें फॉलो होता है तो आप बिल्कुल ये समझ जाइएगा कि जितनी आसानी से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता था वैसे ही इसमें होगा। यदि ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होता है तो समझ जाइएगा कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होगा। हाँ होगा, लेकिन आसानी से नहीं होगा, उसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, कुछ अन्य फैक्टरों को लागू करना पड़ेगा जो इसकी हेल्प कर सके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बिल्कुल अभी आपको वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं, सारी जानकारी मिलेगी। इसे ऊपर लिखते हैं, नीचे हो सकता है आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। चलिए यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसे है, ये है आपका, चलिए ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और हम यहाँ पर क्रिया कराने वाले हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से। अब देखिए हमने क्या कहा कि यदि यही न्यूक्लियोफाइल इस Cl को हटा दे, मतलब कुछ ऐसा कर दे, कुछ इस प्रकार से करे कि जैसे ये है वैसे रहे, बस यहाँ पर जुड़ जाए क्या न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर जो Cl है वो निकल जाए, तो समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्या यह परिस्थिति बिना किसी की उपस्थिति में, बिना टेम्परेचर के, बिना प्रेशर के, बिना किसी ग्रुप के अटैच हुए संभव है या नहीं है, उसको हम इसी प्रकार से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, कंपैरिजन कराना शुरू करते हैं। देखिए पहले जब
ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था इस कार्बन पर, जैसे इसकी तुलना में इसे करवा दें, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये X है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता था तो बिल्कुल यहाँ पर खाली स्थान पाए जाते थे। देख रहे हैं, खाली स्थान पाया जाता था, तब उसको अटैक करने में आसानी होती थी। देख रहे हैं, तत्काल ये अटैक करके SN2 रिएक्शन देता था। SN2 रिएक्शन से कंप्लीट होता था ये क्रिया। अच्छा, यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो ये कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन 6 कार्बन है, ये भी जान रहे हैं, लेकिन जिस कार्बन से लगा हुआ वो बेंजीन है, और बेंजीन वलय, जिसको बेंजीन रिंग कहते हैं, ये इतना कवर कर लेता है, इतना कंपैक्ट कर लेता है कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लायक रह ही नहीं जाता है। जैसे इसके पहले आपने देखा था कि 3 जब R जुड़ा था, ये 3 R जुड़ा था, यहाँ पर X जुड़ा था, यही तो था ये। जब न्यूक्लियोफाइल को आपने रखा था यहाँ पर अटैक कराने के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर वो ताकत नहीं थी कि ये जा करके न्यूक्लियोफाइल कहीं से अटैक कर ले। किसी भी स्टेप में ये ताकत नहीं थी कि न्यूक्लियोफाइल जा करके इस कार्बन से अटैक करे, कार्बन के ऊपर अटैक करे और Cl को निकाल दे। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो था बिल्कुल कवर था, किसके द्वारा? एल्काइल के द्वारा। इसको कहीं चांस नहीं था। अब न्यूक्लियोफाइल तो ऐसा है नहीं, तत्काल जाएगा इसको हटा देगा। ये भाई तुम हटो, मैं बैठने वाला हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने जा रहा हूँ, मैं जादू दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ तो है नहीं भाई। न्यूक्लियोफाइल का मतलब केवल इतना रहेगा अटैक करने का, जब तक Cl स्वयं नहीं हटेगा या इसके प्रभाव से नहीं हटेगा, तब तक ये जुड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप जा करके इसी X के पास जाओ, धड़ाम से मार दो, तुम गायब हो जाओ, यहाँ जुड़ने वाले हम हैं। ऐसे में वो रिएक्शन नहीं होगा। तब से ही रिएक्शन तभी होगा, हमने कहा कि 2 तरीके से, या तो स्वयं निकल जाए इसको देख करके, या तो इसके प्रभाव में आकर के ये गायब हो जाए। यहाँ पर हमको दोनों कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब बिल्कुल कवर था ना ये, और जब बिल्कुल ये कवर था तो ये यहाँ पर कहीं अटैक नहीं कर पाया। ये इस प्रकार से पहले टूटा था, तब जा कर के ये कार्बोकैटायन दिया था, और जब कार्बोकैटायन दिया था तब ऐसी दशा में न्यूक्लियोफाइल जा कर के ऐड हुआ था। बात समझ में आ गई है? यहाँ पर ये जो आप बेंजीन रिंग देख रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जटिल है कि न्यूक्लियोफाइल को तनिक भी कहीं पर मौका नहीं है कि जा करके इस कार्बन के साथ अपक्रिया कर ले और इस Cl को क्या कर दे? विस्थापित कर दे। तो चलिए, जब नहीं कर पाता है, यानी ये कह सकते हैं कि ये SN1 रिएक्शन करने लायक भी नहीं है, या SN1 रिएक्शन भी नहीं कर सकता है। और रही बात SN2 की, SN2 में देखिए, ये वाला SN2 है। इस SN2 में क्या होता था कि कहीं थोड़ी सी जगह पाता था तो जा कर के धीरे से जुड़ जाता था, और ये X जो है कुछ इसी प्रकार से ऐसे रहता था, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे रहता था। तो ज़रा सोचिए, जब इतनी जटिलता है तो ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ कहाँ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो जब नहीं जुड़ पाएगा तो इसका मतलब यह हो गया कि SN2 रिएक्शन करने लायक भी नहीं है। आपको बात समझ में आ रही होगी। जब ये SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अपक्रियाओं को करने लायक नहीं है, तो ऐसी दशा में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाएगा? गाइज, आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये ना तो SN1 और ना ही SN2 रिएक्शन करने लायक है, तो इसको आप मान ही नहीं सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। अभी मेरे पास और भी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के सहारे आप जरूर ये जानेंगे कि ये ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp2 है। इस पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होता है, ये भी ध्यान दीजिए। तो आप ये जानिए कि जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उसके बांड की लंबाई ज़्यादा होती है, और जहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उसके बांड की लंबाई कम हो जाती है। याद रखेंगे, इसके बांड की लंबाई क्या होती? कम हो जाती है।
तो जिसके बांड की लंबाई कम हो जाती है उसको ब्रेक करना भी आसान नहीं होता है, उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता है। और जब ब्रेक करना आसान नहीं होता है तो कोई समूह आसानी से निकलने वाला नहीं होता है, और जब तक कोई समूह एलिमिनेट नहीं करेगा तब तक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का भी मैटर आ जाता है, संकरण का भी मैटर है, जिसके कारण यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। और भी कुछ बातें हैं, जैसे बातों में ये जानिए कि जब ये sp2 और sp3 संकरण की बात आ जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो CX बांड है और यहाँ पर sp3 की जो CX बांड है, ये बांड जो होता है ये स्ट्रांग हो जाता है, ये बांड स्ट्रांग होया, ये बांड जो होता है वो वीक हो जाता है। तो जब बांड वीक हो जाता है तो आसानी से ये हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं टूट पाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं दिखा पाएगा। हाँ, अब चलिए हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन वो एक नए तरीके से होता है, और वो नए तरीके से जो होता है उसको हम नाम देते हैं, उसका नाम हम देते हैं एडिशन इलिमिनेशन। एक नया रिएक्शन समझ लिए मिल रहा है आपको, यानी कि योगात्मक निराकरण अभिक्रिया। पहले एडिशन होगा, डबल बांड के नेचर होने के कारण उसमें एडिशन होगा, और डबल बांड का नेचर कब आता है इसको भी बताएंगे, और एडिशन होने के बाद तब इलिमिनेशन होता है। कैसे, जरा इस बात को ध्यान समझिए। जैसे यहाँ पर ये हो गया ऐसे, यहाँ पर हो गया ये Cl, और ये होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये सिंगल बांड पर चूंकि है, उसके बाद ये डबल बांड पाया गया। और आपको हमने शुरू में बताया इसके पिछले वाले क्लास में, जब डबल बांड से पहले सिंगल बांड हो, उस सिंगल बांड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो रेजोनेंस की घटना पाई जाती है। और जब रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे इस बांड पर, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस बांड पर आएंगे तो यहाँ पर डबल बांड का फॉर्मेशन होगा, और जब ये डबल बांड का फॉर्मेशन होगा तो ये टूटेगा, इधर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से यहाँ पर घटना पाई जाएगी तो आप गिफ्ट आउट करेंगे, और इसी दौरान थोड़ा सा मौका मिल जाता है, यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव, जो भी आप कहना चाहें, इलेक्ट्रॉनों के पास नेगेटिव चार्ज है, और ये इस प्रकार से यहाँ पर, और ये Cl जो है कुछ ऐसे कर लें हम, Cl कुछ इस प्रकार से, Cl इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर Cl होगा, और जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया वह न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ हो जाएगा ये। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, ये घटना डबल बांड को हमने नहीं दिखाया, डबल बांड यहाँ पाया जाएगा, उस एक सिंगल बांड पर जाकर के न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और Cl भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि यह इस प्रकार से शुरुआत में जैसे था, ये फुल एरोमेटिसिटी में था, लेकिन जैसे ही इस प्रकार घटना पहुंचता है तो एरोमेटिसिटी उसकी लॉस हो जाती है। यानी कह सकते हैं
लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, उसका जो एरोमेटिक गुण होता है वो गायब हो जाता है इस प्रकार से आ जाने से। अब अगर गायब हो गया तो फिर से यदि हमको एरोमेटिसिटी के प्रॉपर्टी में लाना है तो किसी न किसी एक को यहाँ से विस्थापित होना होगा। अब विस्थापित कौन होगा? अब न्यूक्लियोफाइल तो विस्थापित नहीं होगा क्योंकि ये मौका पा करके जुड़ा है। विस्थापित होगा Cl क्योंकि ये पहले से जुड़ा था, यही तो होगा। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तो बाद में जुड़ा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आया बाद में जुड़ा हुआ है वो ही तो ला करके इसके एरोमेटिसिटी को गायब किया है। अब हम कहें कि नहीं तुम न्यूक्लियोफाइल गायब हो जाओ और फिर वही क्लोरीन रहेगा तो रिएक्शन कंप्लीट कहाँ हुआ? हम तो फिर उसी पर आ गए। ऐसा नहीं, अगर एरोमेटिसिटी लॉस हुई है तो हमें पुनः एरोमेटिसिटी लाना है अगर, तो ये है Cl, यहाँ से इसे पुनः विस्थापित होना होगा। और जब ये Cl विस्थापित होगा तो ये फिर यहीं पर आएगा घूम करके और ये निकल जाएगा Cl, और न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ आप देख रहे हैं ये जा करके ऐड हो जाएगा और Cl यहाँ निकल जाएगा। थोड़ा सा आपको ये विचलित किया होगा, एक बार हम फिर से इसको बता दें कि ये आप देख रहे हैं ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में देख रहे हैं डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुँचेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कुल 5 बॉन्ड तो होंगे नहीं। फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। देखिए हमने ले आया, पाई इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर, और जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड इधर कर दिया, सिंगल बॉन्ड इधर कर दिया, और इसी सिंगल बॉन्ड पर देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डबल बॉन्ड बना तो एक सिंगल बॉन्ड पर हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देते हैं, एक पर हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देते हैं, और जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तुरंत उसकी एरोमेटिसिटी गायब हो जाती है। और जब एरोमेटिसिटी गायब हो जाती है तो हम पुनः यदि उसको एरोमेटिसिटी में लेकर आएंगे तो Cl को वहाँ से हटना होगा, क्योंकि जब तक कोई समूह हटेगा नहीं तब तक वो अपने एरोमेटिसिटी में नहीं आएगा। तो जैसे Cl गायब होता है वहाँ पर जा कर के न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, और अटैच होने से यहाँ से स्पष्ट होता है कि पहले एडिशन हुआ, देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का पहले एडिशन हुआ, उसके बाद इलिमिनेशन हुआ। इलिमिनेशन किसका हुआ? Cl का। तो इस प्रकार से इस अपक्रिया को हम एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। एक नए टाइप का रिएक्शन है ये, एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको इस बात का बिल्कुल अच्छे से जानकारी हो गया होगा कि एडिशन इलिमिनेशन अपक्रिया से ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाया जा सकता है। और भी तरीका है, और तरीका ज़रूर हम बताएंगे, जैसे कि आसानी से तो संभव है नहीं कि कोई जुड़ा हुआ हाइड्रोजन समूह गायब हो जाए, उसके लिए कुछ अन्य प्रक्रमों को भी कर सकते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, या कुछ अन्य समूहों को जोड़ करके भी कर सकते हैं। अन्य समूहों को जोड़ने का मतलब ये हो गया कि जैसे समझा दें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर जैसे ऐसा कुछ हमने कहा कि किसी अन्य समूह को भी आप ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने के लिए। जैसे ये है आपका कोई क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जब यहाँ पर आएगा ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये टूट करके यहाँ आएगा, तो हम देख रहे हैं कुछ इस प्रकार संरचना पाई जाएगी। ये ऐसे यहाँ पर आएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर कह सकते हैं Cl, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, इसको चाहे आप माइनस मान लीजिए, चाहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ इस प्रकार से घटना पाई गई। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ पर अब की बार माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही Cl पॉजिटिव। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्ड इससे बनाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे फिर ऐसे
सॉरी, इस प्रकार से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या माइनस चार्ज हो गया, ये Cl पॉजिटिव हो गया। फिर क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, इससे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये टूट करके फिर ऊपर चला जाएगा, यानी अंत में जहाँ से आया था वहीं चला गया। जितना अच्छा रेजोनेंस होगा, जितना अच्छा रेजोनेंस होगा उतनी अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। कुल मिलाकर के हमको अच्छी स्टेबिलिटी लाने के लिए अच्छा रेजोनेंस कराना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये, तीन स्थान ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं, आर्थो का, पैरा का और ये आर्थो का। आर्थो पैरा दो ऐसे पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है। यदि इनको कोई खींचने वाला समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप आ जाता है तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, आसानी से Cl जो है हट जाएगा और उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का मतलब होगा जैसे कहीं पर हम NO2 जोड़ देते हैं, NO2 जोड़ देते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सकता हो, तो ये खींच लेते हैं जब इलेक्ट्रॉनों को तो आसानी से Cl निकल जाता है, वहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, आसानी से क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम ला सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है तो कठिनाई से जो हमने भी बताया कि हम उस वे में लेकर के आपको दिखाएं कि होता तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन कितनी कठिनाई से होता है ज़रा देखिए। और कंपैरिजन जरूर कराएंगे, कंपैरिजन कराने से आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड आपने खूब बढ़िया से पढ़ा है। जैसे यहाँ पर ये था RX था, आप क्रिया कराए थे NaOH के साथ, बहुत ही कम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर आपने क्रिया कराया था, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था कि तत्काल बन गया था ROH और यहाँ पर NaX बन गया था। बहुत ईजिली आपने ऐसा क्रिया किया था। लेकिन यहाँ पर जब आप क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन पर भी आप चाहते हैं कि हम NaOH के साथ क्रिया करा लें, बिल्कुल शांति से करा लें और कुछ ऐसा ही जा कर के हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाए, बाकी वो NaCl मिल जाए, तो हाँ संभव है, लेकिन बहुत ईजिली संभव नहीं है। उसके लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा लगभग 350 डिग्री सेल्सियस ताप, और इसको जो आप देख रहे हैं ये कंसनट्रेट फॉर्म में होगा, कंसनट्रेट फॉर्म में होगा और लगभग 200 ATM दाब भी देना पड़ेगा इसके लिए। तो देख रहे हैं जो रूम टेम्परेचर पर संभव हो गया था, रूम टेम्परेचर पर, वही क्रिया जब आप एरोमेटिक यानी कह सकते हैं हैलो एरिन लेते हैं, आप 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, लगभग 200 ATM दाब देते हैं, कंसनट्रेट फॉर्म में NaOH लेते हैं, तब जा कर के कहीं ये बनता। फिर भी ये फिनाल जो बना हुआ है ये स्टेबल नहीं रहता है। क्यों नहीं स्टेबल रहता, ज़रा ध्यान दीजिए। यह जो फिनाल बना हुआ है, क्योंकि जब इसका हम विघटन कराएंगे फिनाल का, इस प्रकार से देख रहे हैं ऐसे OH का, इसका आयनाइजेशन होता है, ये देता है फिनाक्साइड आयन, और फिनाक्साइड आयन देने से जितने ये स्टेबल होगा उतनी ही इसकी एसिडिटी बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। यहाँ पर H पॉजिटिव दिखाई दे रहा आपको, बिल्कुल H पॉजिटिव, ठीक है, दिखाई दे रहा। तो H पॉजिटिव जो देता है वो अम्ल होता है। यहाँ पर इसकी अम्लता अच्छी होगी कब, जितना ही इसमें अच्छा रेजोनेंस, जितनी ही अच्छी स्टेबिलिटी पाई जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं ये तो एसिड नेचर का है ही नहीं, ये बिल्कुल एसिड नेचर का है नहीं, इसमें भी H आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये एसिड नेचर का नहीं है। ये इसका जो है, ये जो फिनाल है डायरेक्ट OH कंडीशन भी होता है कि जब हाइड्रॉक्सी समूह किसी सिंपल कार्बन से जुड़ा हो, एलिफैटिक कार्बन से जुड़ा हो, उसका नेचर एल्कोहलिक हो जाता है। लेकिन जब कोई हाइड्रॉक्सी समूह बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हो, बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़ा हो, तब वो हाइड्रॉक्सी फिनाल का रूप ले लेता है। वही यहाँ पर हुआ, ये फिनाल हो गया, लेकिन ये स्टेबल नहीं रह पाता है। स्टेबल जब नहीं रह पाता है तो H पॉजिटिव को त्याग देता है, बनाता है फिनाक्साइड, और फिनाक्साइड ये जितना ही स्थायी होगा उसकी अम्लता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। चलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। ये इतना आसानी से इसी रूप में नहीं रहता है, रिएक्शन कुछ आगे भी बढ़ता है। वो कैसे, वो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन बढ़ता है। यहाँ पर जो NaOH है, NaOH ने क्रिया करके इसको दिया,
ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर में आ जाता है। इस फिनाल की क्रिया हम फिर से कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि इस अवस्था में नहीं रह पाए क्योंकि ये मोर एसिडिक नेचर में आ जाता है। तो गिब्स आउट करेंगे, यहाँ पर ये H यहाँ से गायब होगा, क्योंकि हमने अभी बताया क्या कि ये जो OH है ये अस्थाई ना रह करके कुछ इस प्रकार से टूटता रहता है ऐसे, ये O नेगेटिव प्लस क्या होगा H पॉजिटिव। तो जब इस फॉर्म में आ ही जाएगा तो यहीं पर हम समझ लेते हैं O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो जब H पॉजिटिव हो गया तो ये जो OH है मिल करके जल बनाएगा, ये जा करके सोडियम वहाँ पर ऐड होगा, तो इस प्रकार से बनाएगा ONA, सोडियम बेंजोएट बना लेगा। सॉरी हमने क्या काम लिया, सोडियम बेंजोएट नहीं, हाँ बेंजीन ONA, ये जा करके बनाएगा H2O, H2O बन गया ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को चाहे तो जोड़ दें, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन प्लस ये NaOH, NaOH बराबर कितना हो गया 2NaOH, NaOH के 2 मोल लेंगे, टेम्परेचर प्रेशर हर कंडीशन वही रहेगा, यहाँ पर बनेगा ONA प्लस NaCl प्लस H2, ये जाकर कंपाउंड बनता है। जो आप यहाँ देखे थे कि जैसे ये बना दिया गया था डायरेक्ट OH बना जोड़ करके, ऐसे यहाँ भी हमने किया, लेकिन ये अस्थाई नहीं रह पाया क्योंकि इसका नेचर जो था एसिडिक था, ये H पॉजिटिव देता था और बचा था O नेगेटिव, और O नेगेटिव के साथ सोडियम क्रिया करेगा, सोडियम क्रिया करके इस कंपाउंड को देगा प्लस NaCl और H2O। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पर कठिनाई के साथ जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ी तब जा कर के ये कंपाउंड इस रूप में ला करके दिया, जबकि एल्किल हैलाइडों में ऐसा कुछ नहीं था, रूम टेम्परेचर पर ही सारी घटनाएं संपन्न हो जाती थी। तो बस आज इतना ही। आगे आपको जो एक रिएक्शन हमने कहा था दूसरा वाला भाग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए बिल्कुल आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खूब मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।